वेलकम टू जेनेसिस ट्यूटोरियल। जेनेसिस ट्यूटोरियल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम थर्मोडायनेमिक्स प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने वाले हैं। हमने प्रैक्टिस सेट 1 और 2 कर चुके हैं बेटा, जिसमें हमने क्या था, प्रैक्टिस सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 25 किया था और प्रैक्टिस सेट 2 में हमने किया था 26 to 50 और आज के इस सेट में हम करने वाले हैं क्वेश्चन 51 से 75। इतने क्वेश्चंस हम आज कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन है बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम का, स्वतंत्रता की कोटि, डिग्री ऑफ फ्रीडम या स्वतंत्रता की कोटि। फिर इसमें भी वाइब्रेशनल की बात की है। वाइब्रेशन का बेटा हमने 2 केस पढ़े थे, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के कंपन की स्वतंत्रता की कोटि के 2 केस पढ़े थे। एक को हमने कहा था 3n-5 और एक को हमने कहा था 3n-6। 3n-5 हमने पढ़ा था किसके लिए बेटा, ये पढ़ा था हमने लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, रेखीय मॉलिक्यूल के लिए, और 3n-6 पढ़ा था नॉन लीनियर के लिए। सही है बच्चों। तो 3n, तो ये क्या है, H2O2 बेटा एक नॉन लीनियर होता है। H2O2 या तो सिस होगा या ये ट्रांस होगा, या तो ऐसे होगा या ये फिर ऐसे होगा। तो दोनों ही केस में ये नॉन लीनियर होगा, लीनियर तो नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब है हमें इससे निकालना पड़ेगा। n का वैल्यू कितना है H2O2 में, 2H है 2O है, तो टोटल नंबर 4 है एटम के, -6, तो ये आ जाएगा बेटा 6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो कंपन की स्वतंत्रता की कोटि पूछा है जो कि 3n-6 होगा। नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होता है H2O2, कैसा है, नॉन लीनियर, अरेखीय। तो उसके लिए स्वतंत्रता की कोटि कंपन वाली या वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये क्या होती है हमारी 3n-6 होता है। n क्या होता है इसमें, नंबर ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल में 4 एटम है, 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। बेंजीन, फॉर्मूला होता है बेंजीन का C6H6। फिर से 4 एटम से ज्यादा वाला कोई मॉलिक्यूल हुआ तो वो सब हमारे बेटा नॉन लीनियर ही होते हैं। और बेंजीन की स्ट्रक्चर तो आपने पढ़ी ही है। बेंजीन की स्ट्रक्चर बेटा ये होती है, हर कॉर्नर क्या बताता है, हर कॉर्नर एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है और हर उसके पास एक एक हाइड्रोजन भी होता है। इस तरह से आप कैसे भी लाइन खींचें, 4 एटम से ज्यादा एक लाइन में कभी आ ही नहीं पाएंगे। ऐसे खींचेंगे लाइन तो यहाँ भी 4, ऐसे खींचेंगे लाइन तो भी 4, 4 एटम से ज्यादा एक ही लाइन में मॉलिक्यूल नहीं आएंगे। सारे के सारे एटम एक ही लाइन में नहीं है, तो इसलिए मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन लीनियर। और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल में कंपन के मोडों की संख्या या नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशंस, ये कितना होता है बेटा, 3n-6 होता है। n की वैल्यू कितना है, n की वैल्यू है हमारी 12, क्या है, 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, -6, 12 3 36, 12 3 जा 36, -6, ये कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे मोडों की संख्या पूछी थी, तो आंसर क्या हो गया, आंसर हमारा 30 आ जाएगा बच्चों। सही है बच्चा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, ऊर्जा के समवितरणीय सिद्धांत के अनुसार उच्च तापमान, इसलिए बोला कि कुछ क्या होता है, कभी कभी टेम्परेचर डाउन करने से कुछ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इनएक्टिव हो जाती है, उनका टोटल एनर्जी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आता है। तो क्या होता है आपका, अकॉर्डिंग टू इक्विपार्टीशन में हमें सारे के सारे वाइब्रेशन मोड को एक्टिव मानना है और तब हम कांस्टेंट V पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या निकालनी है, हीट कैपेसिटी निकालनी है, यानी कि CV का वैल्यू निकालना है। C2H2 कैसा मॉलिक्यूल है, लीनियर होता है बेटा। ये इस तरह से, ये कैसा मॉलिक्यूल होता है, ये लीनियर मॉलिक्यूल होता है। तो वाइब्रेशन ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये कोई सा भी मॉलिक्यूल हो, चाहे कोई एटम हो या मॉलिक्यूल हो, हमेशा 3 होता है। और फिर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 2 होती है और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम
लीनियर मॉलिक्यूल के केस में 3n-5 होती है। n का वैल्यू 4 है, यहाँ पे दिखता है 2 कार्बन है 2 हाइड्रोजन है, तो 3 इंटू 4 -5, तो कितना हो गया बेटा, 12 में से 5 गए 7। अब बात आती है इनके एनर्जी कंट्रीब्यूशन पर। एक ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट करती है एनर्जी को कितना, 1/2 RT, तो 3 करेगा 3/2 RT। फिर ऐसे ही एक रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी एनर्जी में कंट्रीब्यूशन कितना देता है, 1/2 RT का, तो 2 क्या देगा, 2 इंटू 1/2 RT से RT। और एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एनर्जी में कंट्रीब्यूशन देता है बेटा RT का, तो 7 RT कितना देंगे, 7 कितना देंगे बेटा, 7 RT का। और इन सब को ऐड होने के बाद हमें U मिलता है, 7 RT, 8 RT और 1.5 ये हो गया, तो ये बेटा 9.5 RT हो गया। और CV हमने क्या पढ़ा है, CV का मैंने एक शॉर्टकट बताया था कि U के वैल्यू में से क्या कर दो, T हटा दो, जो बाकी का बचा वो सब CV है। वैसे ये तो मैंने बताया था शॉर्टकट, पर हम निकालते कैसे हैं वैसे CV, CV होता है बेटा d/dt ऑफ U होता है। तो जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं U कितना है 9.5 RT, तो 9.5 भी और R भी ये कांस्टेंट की फॉर्म में है, तो बाहर चला जाए, और d/dt के अंडर में सिर्फ T रह जाता है, जिसका वैल्यू कितना होता है बेटा 1 होता है। ये 1 हो गया तो 9.5 आ गया। तो हमने कहा था इसका शॉर्टकट है, क्या शॉर्टकट हुआ कि इतना लंबा जोड़ा ना करके सीधा याद रखो कि CV की वैल्यू क्या होगा, U की वैल्यू में से T के अलावा जो बचा 9.5 आ था यहाँ पर, तो हमने उसको CV कह दिया। तो इसने हमसे यही पूछा था बेटा, CV का वैल्यू, मोलर ऊष्माधारिता का मान स्थिर आयतन पर, और स्थिर आयतन पर मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है बेटा, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, ये CV होती है। तो हमें CV का वैल्यू निकालना था, जो कि आ गया है 9.5 R। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, द नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन possessed बाय एसिटिलीन। बेटा अभी क्या है, तो जस्ट एसिटिलीन क्या था, वही था C2H2, मॉलिक्यूल कैसा है, लीनियर है, अभी निकाले थे हमने। वाइब्रेशन पूछा इस बार, तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो कि 3n-5 होगा, n का वैल्यू 4 है, 3 इंटू 4 -5, तो वाइब्रेशन के मोड कितने हो गए, 12 -5 से 7 हो गए, तो ये हमारे वाइब्रेशनल के मोड हो गए। सही है। For a monoatomic gas, the ratio of molar heat capacity Cp upon Cv is equal to, मोनोएटॉमिक में हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम में ही करा था, Cv का वैल्यू होता है 3/2 R, और Cp का वैल्यू क्या होता है बेटा, इसमें R और ऐड कर दो, क्योंकि Cp होता है R प्लस Cv, तो R प्लस 3/2 R, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो ये मिल जाएगा हमारे पास, 2 एलसीएम आ जाएगा, 2R प्लस 3R दैट इज 5R/2, तो ये हमारा Cp बन जाएगा। और हमसे क्या पूछा है, Cp अपॉन Cv, Cp है 5/2R अपॉन Cv है 3/2R, R से R कैंसल, 2 से 2 कैंसल, तो Cp अपॉन Cv का जो वैल्यू हुआ वो 5/3 हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल हैविंग 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन, किसी अणु के 3 संभावित ओरिएंटेशन के लिए मोलर एंट्रोपी का मान क्या होगा। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर बात हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए बेटा हमने कहा था एब्सोल्यूट जीरो पर तो बोल्ट्जमैन एंट्रोपी इक्वेशन काम करती है, S बराबर R/ln/W। तो यहाँ W का मान दे रखा है ये हमको, 3 संभावित वाले, यानी कि W बराबर 3, तो हम वैल्यू को रख देंगे S बराबर, R का वैल्यू बेटा जूल में होता है 8.314, ln को लॉग में बदलते हैं 2.303, log 3 का वैल्यू, log 3 कितना होता है बेटा, हमने पीछे पढ़ा था 0.4771, 8.314, और इसकी मल्टीप्लाई अगर हम कभी करें
तो ये 19.147 आता है बेटा, इसको याद रख लो आप। और इधर 0.4771, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 9.13, और ऐसा ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द चेंज इन एंट्रोपी व्हेन 2 मोल्स ऑफ आर्गन गैस, आर्गन गैस के 2 मोल के लिए बात हो रही है, तो n का वैल्यू कितना हुआ 2। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम की बात हो रही है, और 300 केल्विन से 500 केल्विन तक कांस्टेंट वॉल्यूम। हमने वॉल्यूम और टेम्परेचर का डेल्टा एस का रिलेशन पढ़ा था, एन सी वी एल एन T2/T1 प्लस NR/Ln V2/V1, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम बोलते ही ये वाला टर्म तो हो गया जीरो। कांस्टेंट वॉल्यूम पर, स्थिर आयतन पर, ये टर्म क्या हो जाएगा जीरो। तो हमारे पास सिर्फ ये वाला टर्म बचा। तो डेल्टा एस इक्वल्स टू एन का वैल्यू कितना है 2, सीवी का वैल्यू कितना है बेटा, आर्गन कैसी होती है मोनोएटॉमिक, अभी पीछे पढ़ा था, मोनोएटॉमिक इक्वल्स टू 3/2 आर, और आर का वैल्यू कितना होता है 8.314। लॉग को किस में बदलना है हमको, एलन को लॉग में बदलना है, तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया। लॉग T2 का वैल्यू कितना बोला है, T2 होता फाइनल, फाइनली कहाँ पहुंचे हम 500 केल्विन पर, इनिशियली कितना था 300 केल्विन, 20 से 20 कैंसिल हो गया। लॉग 5 0.699 होता है, लॉग 3 0.4771 होता है, 9 से 7 गया 2, फिर 2, फिर 2, तो ये 0.222 आ जाएगा यहाँ से, तो इसमें आपका वैल्यू डेटा। और बाकी इन दोनों के अभी बताया था मैंने, 2 से 2 भी कट जाएगा, इन दोनों का आएगा 19.147। ठीक है, इन दोनों का क्या बताया था 19.147 इंटू 3 करेंगे बेटा, फिर इंटू 0.222 करेंगे, तो ये वैल्यू आएगा हमारा 12.74। तो डेल्टा एस का वैल्यू इन सबको मल्टीप्लाई करके 12.74 आ जाएगा। ठीक है बेटा, दो ऑप्शन तो हम बिना कैलकुलेशन के ही कट कर सकते थे, कौन से दो, ए वाला बेटा और बी वाला। ए वाले में क्या है टेम्परेचर ये डेल्टा एस का वैल्यू नेगेटिव आ रखे, और हमने पीछे क्या पढ़ा है कि जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं एंट्रोपी इंक्रीज होता है। इस बेस पर हम ए को भी कट कर सकते हैं, और इस बेस पर हम बी को भी कट कर सकते हैं। तो सी और डी में से आंसर आना था, ये तो हम श्योर हो गए थे। ठीक है, फिर कैलकुलेशन से भी करके देख लिया 12.74 आ रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, हमारा आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 पर आते हैं। ये एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग का क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, ये भी दो ऑप्शन हम देखते ही कट कर सकते हैं, कौन से दो, मिक्सिंग में एंट्रोपी डेल्टा एस का वैल्यू क्या आता है बेटा पॉजिटिव में आता है, ये दो ऑप्शन नेगेटिव वाले ये मैंने अभी से ही काट दिए, ये लो। फिर दो है आपके 4 मोल O2 के हैं, 2 मोल N2 के हैं, इनको हमने मिक्स किया है। डेल्टा एस मिक्सिंग का फॉर्मूला क्या था, बाइनरी का केस था, माइनस के आर था, ब्रैकेट, फिर क्या था N1 ln x1 N2 ln x2। x1 x2 क्या है मोल फ्रैक्शन है, तो x1 का वैल्यू क्या आएगा, x1 का पहली गैस के मोल, पहली गैस के मोल कितने हैं 4 अपॉन टोटल मोल, टोटल मोल कितने हैं 4 इसके हैं 2 इसके हैं 6, तो ये हो जाएगा 2/3। इसी तरह x2 कितना है, दूसरी गैस के मोल दैट इज 2, टोटल मोल कितने हैं 4 इसके 2 इसके 6, ये हो गया 1/3। वैल्यू को रख दो बस वहाँ, माइनस का 8.314, N1 का वैल्यू कितना है 4, ln x1 का वैल्यू कितना है 2/3, फिर प्लस N2 कितना है 2, ln x2 का वैल्यू कितना है 1/3। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे बेटा, तो ये हमें मिल जाएगा, ये कर देते हैं इसको सॉल्व।
ln को log में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, ln को log में बदलने के लिए हम 8.314 बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे 2.303 की। सही है बेटा। अब 4 log 2 माइनस 4 log 3, 4 log 2 माइनस 4 log 3। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, 2 log 1, log इसलिए कन्वर्ट कर दिया बेटा मैंने क्योंकि 2.323 मल्टीप्लाई करके बाहर कर दिया, जो कि ln को log में बदल देता है। और इसको क्या होगा, 2 log 1, तो log 1 तो जीरो होता है, उसको तो हटा देंगे, माइनस 2 log 3, तो मैंने माइनस 2 log 3 इसको लिख लिया। और log 3 वाली टर्म्स हमारे पास कौन कौन सी हैं, ये है और ये है, प्लस वाली तो सिर्फ एक ही है। ठीक है, बाहर से माइनस आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई से भी पीछे कहा था 19.147 ये होता है। 2 log 2, 4 log 2 कितना होगा, 4 इंटू log 2 होता है बेटा 0.3010, माइनस का 4 log 3 और माइनस का 2 log 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 log 3, और log 3 हमने पीछे पढ़ा था 0.4771 होता है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 0.4771, उसमें से फिर हमें 1.2040 इसको माइनस करना है, तो 1.6586 आएगा माइनस के साइन के साथ, माइनस का आया 19.147, ये बाहर से था, और यहाँ से ब्रैकेट से आएगा माइनस का 1.6586, उसकी मल्टीप्लाई 19.147 से कर देंगे तो 31.7 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा प्लस में आएगा 31.75, और ऐसा ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऐसा ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन है बेटा। सही है बच्चों, तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। देयर इज नो केमिकल रिएक्शन, मतलब हमने पीछे पढ़ा भी था बेटा, किसमें, हमने जब हम एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग पढ़ रहे थे हमने तब भी पढ़ा था क्या, कि जब हम गैसों को मिक्स करते हैं और वो आइडियल गैसेज हैं तो उनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होती है, तभी इसलिए हमने डेल्टा एच का वैल्यू क्या बोला था, 0 बोला था। मिश्रण की एंट्रोपी, फिर से बेटा दो ऑप्शन हम यहाँ से कट कर सकते हैं। हमने क्या कहा था, जब भी हम दो या दो से ज्यादा गैसों को मिक्स करते हैं और वो आइडियल गैस है, उनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, तो एंट्रोपी का मान हमेशा बढ़ जाता है। तो डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, तो इसलिए ये भी कट जाएगा और ये माइनस वाले तो कट जाएंगे। आंसर हमारा क्या आएगा, या तो ये आएगा या आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी पूछा है, 2 मोल N2 के हैं, 3 मोल H2 के हैं और 2 मोल NH3 के हैं। डेल्टा एस मिक्सिंग 3 का केस है, टर्नरी वाला केस हो गया। फॉर्मूला लगेगा N1 ln x1, N2 ln x2, फिर N3 ln x3, ये आएगा। फिर R का वैल्यू कितना होता है बेटा, R का वैल्यू होता है 8.314, सारी की सारी ln वाली टर्म्स है, तो मैंने क्या किया 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया। N1 का वैल्यू कितना है, N2 पहली गैस कौन सी है, N2 कितने हैं 2, तो 2 log 2 बाई टोटल मोल कितने हैं 2 और 3 5 और 2 7, 2/7। फिर N2 का वैल्यू भी कितना है बेटा, फिर से ये है H2, N2 के बाद आता है H2, H2 के कितने हैं 3, फिर log 3/7, 2 और 3 5 और 2 7। फिर तीसरा क्या है, उसके 2 मोल हैं, 2 log 2/7। जब हम इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व होके आएगा बेटा 62.79 जूल केल्विन इनवर्स, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। चेंज इन एंट्रोपी व्हेन 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड टू 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, तो इसका मतलब है कि जो V2 का वैल्यू होगा वो V1 का 1/4 होगा। फिर कह रहा है टेम्परेचर जो है T2 फाइनल टेम्परेचर वो इनिशियल टेम्परेचर का डबल है, तो T2 का वैल्यू 2T1। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम के लिए तो, और 1 मोल के लिए
हमने डेल्टा एस का एक्सप्रेशन ये पढ़ा था बेटा, CV ln T2 by T1 प्लस R ln V2 by V1। सोल्व कर देते हैं इसको, CV ln T2 की जगह 2T1 अपॉन T1 प्लस R ln V2 की जगह क्या कर दिया बेटा, V1 by 4, और नीचे V1 है ही, V1 से V1 कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा एस का वैल्यू आया, इस T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा, CV ln 2। फिर यहाँ से क्या बचा बेटा देखना, R ln 1 by 4 आएगा, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस का R ln 4, क्योंकि ऐसे लिखा जाएगा, R ln 1 by 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, R ln 1 माइनस R ln 4। ln 1 तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, तो हमारे पास सिर्फ R ln 4 आएगा, तो मैंने उसको डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर, सही है। अब क्या करें बेटा, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और पावर हमने पढ़ा था कहाँ होता है, लॉग के केस में पावर यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो ये हो जाएगा CV ln 2 माइनस 2R ln 2, दोनों से आप ln 2 को कॉमन ले लेंगे, तो CV माइनस 2R ln 2 हो जाएगा, सही है बेटा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा, ठीक है। ये वाला मैं केस यहाँ कर देता हूँ, क्योंकि नीचे की साइड से ये थोड़ा सा दब गया है, कुछ लोगों को फिर नहीं तो दिखाई नहीं देगा, तो मैंने इसको कर दिया CV ln 2 माइनस का 2R ln 2, और इन दोनों से मैंने ln 2 को कॉमन लिया, तो हमें मिल गया CV माइनस R ln 2, और CV माइनस 2R ln 2 का हमारे पास ऑप्शन बी ऑप्शन है बच्चों, सही है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 61, द मोलर एंट्रोपी ऑफ क्रिस्टलाइन CO, ये भी बेटा फिर बोल्ट्जमैन एंट्रोपी वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर भी, S इक्वल्स टू R ln W। W का वैल्यू हमने कहा था, चाहे CO हो या NO हो, इन दो के लिए W का वैल्यू हमेशा कितना आता है, 2 ही आता है, क्योंकि जब CO को 0 केल्विन पर फ्रीज करते हैं तो ये दो तरीके से फ्रीज होकर इस तरह से दो अरेंजमेंट शो करता है। एक तो अरेंजमेंट होगा CO के बाद फिर अगला भी CO, और एक अरेंजमेंट होगा CO के बाद अगला अरेंजमेंट कैसा आएगा, OC की फॉर्म में आएगा। तो इस तरह से ये दो अरेंजमेंट शो करता है, इसलिए हमारे फॉर्मूला ये लग जाएगा, S इक्वल्स टू R ln W का वैल्यू क्या हुआ, 2, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, C ऑप्शन आ जाएगा, सही है बच्चों। तो इसको हम रेजिडुअल एंट्रोपी भी कहते हैं, 0 केल्विन पर जो एंट्रोपी का वैल्यू आता है बहुत कम आता है, तो इसलिए रेजिडुअल एंट्रोपी निकालने का भी फॉर्मूला यही है। अब फिर से मिक्सिंग का केस आ गया बेटा, 1 मोल CO2 है, 1 मोल N2 है, 2 मोल O2 है, फिर से टर्नरी का केस हो गया, तो डेल्टा S मिक्सिंग 3 वाला केस के लिए क्या लिखेंगे हम इसको, माइनस का R N1 ln X1 N2 ln X2 N3 ln X3, और X1 का वैल्यू क्या लिखा जाएगा, पहले के मोल कितना है, पहले का मोल 1, टोटल मोल 1 इसका 1 इसका 2 इसका 4, 1/4। X2 का वैल्यू क्या लिखा जाएगा, ये भी 1/4। X3 का वैल्यू क्या लिखा जाएगा, 2/4, माइनस का R को R ही रहने दो बेटा, क्योंकि ऑप्शंस में R की ही फॉर्म में दिया है, ln को भी ln ही रहने देना। N1 का वैल्यू कितना है, N1 का वैल्यू 1 ln 1/4, फिर से N2 का वैल्यू भी क्या है, 1 ln 1/4 प्लस N3 का वैल्यू 2 ln 2/4, 1 ln 1/4, 1 ln 1/4, इसको लिख सकते हैं 2 ln 1/4, सही है बेटा। और इसको 2 ln 2 माइनस 2 ln 4, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग के केस में जो चीजें नीचे आती है वो माइनस की फॉर्म में सॉल्व होकर बाहर आ जाती है, ठीक है बेटा। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, 2 ln 1/4 को भी हम कैसे लिखें, इसी तरह से यूज करके लॉग की टर्म को, माइनस के R ब्रैकेट 2 ln 1 माइनस 2 ln 4 आएगा, बट ln 1 हमको पता है 0 होता है, तो इसलिए हम उसको नहीं लिख रहे हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा,
माइनस का 2ln4 लिख रहा हूँ। होना तो एक्चुअल में क्या चाहिए था, ये 2ln1/4 को हम कैसे लिखते हैं, 2ln1 माइनस 2ln4 लिखते हैं। ln1 हो क्योंकि जीरो होता है तो ये तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा और सिर्फ ये बचा, तो मैंने उसी को लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। 2ln2 और 2ln4, तो हमने इसको किया 2ln2 माइनस 2ln4 को भी क्या कर दिया 2 की पावर 2, और ये वाला पावर कहाँ जाता है, मल्टीप्लाई में। माइनस के आर माइनस का 2ln4 को भी यहाँ पर भी कर देते हैं बेटा, इस 4 की जगह भी आप 2 की पावर 2 कर सकते हैं, और ये पावर कहाँ जाएगी, मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो गया, माइनस का 4ln2, फिर प्लस का 2ln2, यहाँ से क्या आया, माइनस का 4ln2। तो ln2 वाले माइनस के साइन के साथ कितने हैं, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, 8। प्लस के साइन के साथ कितने हैं, 2ln2। तो ये कितना बचेगा बेटा, ब्रैकेट में बचेगा माइनस का 6ln2 बचेगा। 6 को बाहर ले जाओ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 6r ln2। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बेटा ए आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 63, 100 ग्राम वाटर, ठीक है, 100 ग्राम वाटर है और रिवर्सिबल की बात हो रही है बेटा, रिवर्सिबल और यूनिवर्स की बात हो रही है। हमने क्या पढ़ा था, यूनिवर्स रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बताया था कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट का मतलब क्या होगा, डेल्टा एस का वैल्यू जीरो। बस कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी इसमें, तो ये तो देखते ही क्वेश्चन हो जाना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 64, इंक्रीज इन एंट्रोपी व्हेन 1 मोल ऑफ आइस, H2O सॉलिड को हम आइस कहते हैं, जब हम इसको हीट करते हैं तो आइस हमारा लिक्विड में बदल जाता है, और कितनी हीट लेकर, डेल्टा एच फ्यूजन के बराबर। तो इसने हमसे पूछा है कि डेल्टा एस कितना होगा, डेल्टा एस होगा डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टी, और डेल्टा एच फ्यूजन का वैल्यू हमें यहाँ दे रखा है बेटा, 1 ग्राम के लिए दिया है लेकिन ये, और यहाँ पर हमारे पास 1 मोल है। तो हम क्या करेंगे, पहले डेल्टा एच फ्यूजन क्या निकालेंगे बेटा, ग्राम मोल के लिए अगर हम निकालें, 1 मोल में कितना होता है, वाटर के 1 मोल 18 ग्राम के इक्वल होता है, तो हमें 80 इंटू 18 करना पड़ेगा, तब जाकर ये वैल्यू कैलोरी मोल इनवर्स में आएगी। ठीक है बेटा, 18 इंटू 8, तो मैंने यहाँ पे वही कर दिया 18 इंटू 80, और नीचे है कैल्विन हमारे पास। ठीक है बेटा, नीचे है क्या, वो क्या है आपका, कितना है टेम्परेचर, कितना है बेटा आइस का, 0 डिग्री सी, और 0 डिग्री सी को अगर हम कैल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो ये 273 कैल्विन आता है। तो टेम्परेचर हमारा टी का वैल्यू ये रखना है, तो यहाँ से आ जाएगा 273। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा, 18 इंटू 80 डिवाइड बाई 273, तो ये 5.27 आ जाएगा कैलोरी मोल इनवर्स कैल्विन इनवर्स में। इसमें से एक चीज मिसिंग है बेटा आपका, यहाँ सभी में ऑप्शंस में कैल्विन इनवर्स भी है, वो मिसिंग है यहाँ पर, तो आप इसमें ये डाल देना। तो 5.27, ये लेक्चरर 2018 का क्वेश्चन पेपर है बेटा, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए आएगा 5.275। सही है बच्चों। What is the following condition is not correct for ideal solution? Ideal solution में हमने क्या पढ़ा था, डेल्टा एच मिक्सिंग आइडियल सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि वहाँ पे कोई आपस में कोई कंपोनेंट के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होती है, तो डेल्टा एच मिक्सिंग वहाँ पे जीरो था। ठीक है, और डेल्टा एच मिक्सिंग ऑलवेज हमारा क्या था बेटा, पॉजिटिव था, और पॉजिटिव को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव का मतलब होता है ग्रेटर देन जीरो। तो ये दो कंडीशन, और डेल्टा वी मिक्सिंग क्या था बेटा, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो था। अब आपको ये चेक करना है इसमें से कौन सी कंडीशन फुलफिल होगी। तो ऐसा ऑप्शन हमको क्या दिखाई दे रहा है, डेल्टा मिक्सिंग जीरो है और डेल्टा में एस मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो है, तो ऐसा ऑप्शन बेटा बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सी ऑप्शन क्यों नहीं है बेटा, अच्छा सी ऑप्शन भी सही है, हमें यहाँ पर नॉट करेक्ट बताना था। ओके,
सही है बेटा। तो अभी हमारे करेक्ट वाला, तो ये तो हमारा बेटा करेक्ट हो गया, ये करेक्ट है। डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो, डेल्टा एस मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। और डेल्टा एच वी मिक्सिंग जीरो डेल्टा, ये भी करेक्ट है बेटा। तो हमें नॉट करेक्ट बताना था, तो नॉट करेक्ट का ऑप्शन क्या हो गया, ए ऑप्शन हो गया। दिस इज नॉट करेक्ट। क्यों नहीं है भाई ये करेक्ट? क्योंकि डेल्टा एस मिक्सिंग कैसा दे रखा है इसमें, इक्वल टू जीरो दे रखा है, जबकि मिक्सिंग के दौरान तो डेल्टा एस मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो यानी कि पॉजिटिव आता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये भी लेक्चरर 2018 का क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, ये क्या है, डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी, इसको बेटा कहते हैं, ये हमने पढ़ा था आपको, सेकंड थर्मोडायनामिक्स इक्वेशन ऑफ स्टेट, उष्मागतिकी की द्वितीय अवस्था समीकरण, इक्वेशन ऑफ स्टेट, उसमें बताया था हमने बेटा। चेक करने के लिए क्या करो, फिर इसको एक्सप्रेशन लाना है हमको फिलहाल तो हमने क्या किया, एक थर्मोडायनेमिक स्क्वायर बनाया। ये था हमारा थर्मोडायनेमिक स्क्वायर, जिसमें ऊपर की तरफ एस पी वी एन टी था और यहाँ पर एच ए जी ए और यू था, थर्मोडायनेमिक स्क्वायर पे। वहां से रिलेशन आया था बेटा डी एच बराबर, वो आया था बेटा टी डी एस प्लस वी डी पी। ये रिलेशन हमने थर्मोडायनेमिक रिलेशन में किया था। किसी ने अगर नहीं देखा है बेटा, तो हमने डिस्क्रिप्शन में थर्मोडायनेमिक स्क्वायर का लिंक डाला हुआ है, आप वो लेक्चर आप देखिए तो आपको इसका आइडिया मिल जाएगा कि, या थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट वाला लेक्चर भी देख सकते हैं, उसमें भी ये बात क्लियर हो जाएगी आपको। हमें क्या लाना है, डेल एच अपॉन डेल पी लाना है, तो हम इसको डीपी से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाई डीपी। तो डीपी से डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा, डी एच अपॉन डी पी, और कॉन्स्टेंट टी भी कर देते हैं, एट कॉन्स्टेंट टी इक्वल्स टू टी इंटू डी एस अपॉन डी पी एट कॉन्स्टेंट टी प्लस वी। ये आया बेटा। तो इसका मतलब है ये वॉल्यूम है और इसी के साथ ये चीज प्लस में है, तो ये भी वॉल्यूम वाली टर्म में होगा। एक वॉल्यूम और दूसरा वॉल्यूम आपस में दोनों वॉल्यूम वॉल्यूम यूनिट है, दोनों आपस में जुड़कर ये भी वॉल्यूम देगा। जैसे 15 रुपीज प्लस 5 रुपीज, तभी तो ऐड कर पाओगे, दोनों के यूनिट सेम होगा तो, और रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, वो भी रुपीज में आएगा। तो सेम ऐसा ही केस यहाँ पर, ये अगर वॉल्यूम की फॉर्म में है, लीटर में आया मान लो इसका वॉल्यूम, तो ये भी लीटर में ही आएगा वॉल्यूम, तो इनका दोनों का रिजल्ट जो आएगा वो भी उसी वॉल्यूम वाली यूनिट में ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पूछा है कि डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी की यूनिट क्या होगी, डायमेंशन क्या होगी, तो वो क्या होगी बेटा, वो आएगी वॉल्यूम। क्लियर है। नेक्स्ट में आते हैं, अभी एक कंटेनर दिया हुआ है आपको, कुछ ऐसा मान लो कि ऐसा कोई कंटेनर था ऐसा, और इसने क्या किया है, तो इसमें एक कंटेनर में यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक पार्टीशन लगा दिया, ठीक है, डिवाइडेड इनटू टू कंपार्टमेंट, ये जिससे ये दो कंपार्टमेंट में डिवाइड हो गया। और एक में भर दिया क्या बेटा, नाइट्रोजन N2, और दूसरे में भर दिया कौन, हाइड्रोजन। ठीक है, एक में नाइट्रोजन है एक में हाइड्रोजन। अब इसमें क्या किया कि यहाँ का ये जो पार्टीशन है ये रिमूव कर दिया, तो क्या होगा, इधर के मॉलिक्यूल इधर भागेंगे, इधर के मॉलिक्यूल इधर भागेंगे, और ऐसा क्या हो रहा है, ये मिक्सिंग हो रहा है ना। और अभी पीछे क्या बोला था, डेल्टा एस मिक्सिंग का मान हमेशा ग्रेटर देन जीरो आता है, बढ़ के आता है। और उसी मिक्सिंग के दौरान हमने ये भी पढ़ा था कि डेल्टा जी मिक्सिंग ऑलवेज लेस देन जीरो यानी कि नेगेटिव में आता है, और डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू जीरो होता है। तो ये तीन चीजें बताई थी हमने मिक्सिंग के दौरान। तो बस यही देखना आपको कि एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज होगी, और गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज होगी। और ऐसा ऑप्शन हमारा सिर्फ ए ऑप्शन है कि जब भी हम दो या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स करते हैं तो एंट्रोपी बढ़ जाती है और डेल्टा जी मिक्सिंग का मान घट जाता है। ठीक है, ये मिक्सिंग में बढ़ाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 68। ठीक है, तो 68 में क्या दिया है, ये कुछ हमें प्रोसेस दे रखा है और इसने कहा प्लस का साइन से बताओ कि अगर ये इंक्रीज हो रही है एंट्रोपी तो, ठीक है, बढ़ रही है तो, माइनस के साइन से बताओ अगर वो डिक्रीज हो रही है, जीरो लिखो अगर कोई चेंज एंट्रोपी में नहीं हो रहा है। एंट्रोपी का चेंज कहाँ नहीं होता है, एक ही जगह बेटा, ऐसा डी एस इक्वल टू जीरो आता है वहां पर, क्या डी क्यू अपॉन टी से निकालते हैं,
जब एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, तो एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस में DQ जीरो आने की वजह से DS का वैल्यू जीरो आएगा। किसके लिए? फॉर एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। तो बस इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना है, जहां भी एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ वहां पर तो एंट्रोपी चेंज जीरो आएगा। बाकी का चेक कर लेते हैं। यहाँ गैस का एक मॉलिक्यूल है और किससे यहाँ कितने बन गए? गैस के दो मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल इंक्रीज हो गए, इसलिए एंट्रोपी यहाँ पर बढ़ेगा, ये प्लस आएगा। सेकंड वाली ये रिएक्शन क्या है बेटा? ये जो कैटलिस्ट की बात हो रही है ना यहाँ पर, ये पॉलीमराइजेशन का, पॉलीथीन बनाने की प्रोसेस है। और कैटलिस्ट जो इसमें यूज होता है वो होता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट, TiCl4 और ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम। ये हमारा जिगलर नाटा कैटलिस्ट होता है। ठीक है, इससे हम पॉलीथीन बनाते हैं। तो ये पॉलीथीन है बेटा, और वो भी कौन से वाला? अच्छी क्वालिटी वाला, जिसको कहते हैं HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन भी कहते हैं इसको। और ये हमारा इथाइलिन है। तो पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस है, एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया सॉलिड, जिसको कहते हैं पॉलीमर या मैक्रो मॉलिक्यूल। किससे बना? लार्ज नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल से बने। ठीक है, तो बहुत सारे गैसियस पार्टिकल ने मिलकर एक सॉलिड बनाया। सॉलिड की एंट्रोपी कम होती है, गैसियस की एंट्रोपी ज्यादा होती है, तो यहाँ पर एंट्रोपी घट जाएगी, तो नेगेटिव आ गया। तीसरे वाले केस में आते हैं I2 सॉलिड। I2 सॉलिड किस में बदला? I2 गैस में बदला। सॉलिड का गैस में कन्वर्ट होना ये सब्लिमेशन कहलाता है। गैस की एंट्रोपी ज्यादा होती है, सॉलिड की एंट्रोपी कम होती है, तो यहाँ पर भी एंट्रोपी बढ़ेगा। और एडियाबेटिक में अभी कहा था कि एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी का मान चेंज नहीं होता है, तो DS का मान जीरो आएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, फिर जीरो। प्लस माइनस प्लस जीरो, ऐसा ऑप्शन हमको बेटा डी दिखाई दे रहा है। तो हमें यहाँ पर इसने पूछा है कि कौन सा ऑप्शन होगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन आ गया बेटा। डी ऑप्शन में जिनको नहीं दिखाई दे रहा है वो देख सकते हैं अभी, प्लस माइनस प्लस जीरो। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा, ये है डेल्टा U माइनस डेल्टा H फॉर द रिएक्शन। हमें ये देखना है, और एक रिलेशन होता है हमारे पास, डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। और डेल्टा Ng कैसे निकाला जाता है? प्रोडक्ट की साइड में गैसेस स्पीशीज वो कितनी दिखाई दे रही है हमको? 3, माइनस रिएक्टेंट की साइड में गैसेस स्पीशीज कोई नहीं है बेटा, दैट इज 0। तो डेल्टा Ng का वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है, तो रख दो यहाँ पर डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस 3RT। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए डेल्टा U माइनस डेल्टा, तो इसको तो इधर लाना पड़ेगा और इनको इधर लाना पड़ेगा। ये इधर आकर माइनस का बन जाएगा, माइनस का 3RT। डेल्टा H इधर आकर ये भी माइनस का बन जाएगा, डेल्टा U माइनस डेल्टा H। और हमसे यही पूछा है बेटा, डेल्टा U माइनस डेल्टा H किसके इक्वल होगा? माइनस के 3RT के इक्वल होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा ए आ जाएगा। सही है। तो इफ डेल्टा G नॉट इज जीरो, अगर डेल्टा G नॉट का वैल्यू जीरो है तो तब क्या होगा? डेल्टा G नॉट का एक वेरी फेमस एक्सप्रेशन है, हम इसको लिखते हैं माइनस RT ln K। ठीक है, इसका वैल्यू जीरो आने के लिए ln के अंडर में K का वैल्यू 1 होना पड़ेगा। और क्योंकि हमें पता है ln K इक्वल टू जीरो होता है, और जीरो इंटू समथिंग सब कुछ जीरो हो जाएगा। तो ऐसा कहाँ है जिसमें K इक्वल टू क्या है? 1। ऐसा K इक्वल टू 1 वाला ऑप्शन हमारे पास बेटा डी है। ठीक है बेटा। तो अगर डेल्टा G नॉट का वैल्यू जीरो है तो एंट्रोपी चेंज जीरो नहीं होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ जरूर आता है बेटा। ठीक है, क्योंकि डेल्टा G नॉट इक्वल टू डेल्टा H माइनस T इंटू डेल्टा S होता है। जैसे कि डेल्टा G नॉट जीरो कहाँ होगा बेटा? जैसे इक्विलिब्रियम वाली प्रोसेस होती है, अभी पीछे हमने फ्यूजन का प्रोसेस पढ़ा था, जब वेपोराइजेशन का प्रोसेस होता है वहां पे डेल्टा G नॉट जीरो होता है।
डेल्टा जी अगर जहाँ जीरो होगा तो उसका मतलब है वहाँ इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, और इक्विलिब्रियम पर तो हमारी एंट्रोपी चेंज आता है, तो इसलिए हम एंट्रोपी चेंज को तो नहीं कह सकते, ठीक है। और इक्विलिब्रियम पर डेल्टा एच भी होता है, अभी डेल्टा एच फ्यूजन डेल्टा एच वेपोराइजेशन पढ़ा था बेटा, वो भी होता है। और के इक्विलिब्रियम का वैल्यू जीरो तो कभी नहीं होता, हाँ छोटा जरूर हो सकता था, तो जीरो से नीचे आता 0.0000 समथिंग होता, तो तब हमारे पास डेल्टा जी नॉट का वैल्यू कैसा हो जाता, तब वो नेगेटिव में देता है एल का वैल्यू, और इससे एक माइनस का साइन यहाँ आता है, डेल्टा जी नॉट प्लस में आएगा, ठीक है। एक बहुत ही छोटी वैल्यू हो जाती, तो तब के की वैल्यू बहुत छोटी होने की वजह से डेल्टा जी नॉट प्लस में आ जाता, पर यहाँ तो डेल्टा जी नॉट जीरो हो रहा है, जीरो कब होने होगा जब के का वैल्यू 1 होगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, ये। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए, जितनी भी गैसेस स्पीसीज होती है मोर एनर्जेटिक स्पीसीज होती है, तभी तो गैसेस के मॉलिक्यूल क्या आते हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं, हर जगह फैल जाते हैं। तो दो गैसीय स्पीसीज ने अपने आप को 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ने अपने आप को स्टेबल कर दिया एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाकर। तो स्टेबल वाली जो स्पीसीज होती है वो लेस एनर्जेटिक होती है, और जो अनस्टेबल होती है वो मोर एनर्जेटिक होती है। तो ज्यादा एनर्जी वाली स्पीसीज कम एनर्जी वाली स्पीसीज में बदल रही है, तो इसका मतलब कि डेल्टा एच का वैल्यू कैसा आएगा, नेगेटिव में आएगा, सही है। अब आते हैं आगे, फिर दो गैसियस पार्टिकल से एक गैसियस मॉलिक्यूल बना, तो नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल घट गए हैं, तो इसलिए डेल्टा एस का वैल्यू कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। दो चीजें तो हमारी ये हो गई कि डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एस भी नेगेटिव, सही है बेटा। तीसरे में आते हैं, ये काम अपने आप होगा या कराना पड़ेगा, अनस्टेबल खुद चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं, ठीक है। स्टेबल को अनस्टेबल करना है तो तुमको एफर्ट्स लगानी पड़ेगी, अपने आप तो नहीं होगा। कोई ऐसा साइको बंदा ही चाहे हो कि जिसने कसम खा ली कि नहीं मैं तो बर्बाद होके ही छोड़ूंगा, ठीक है, अपने आप को बर्बाद, लेकिन जनरली की बात कर रहे हैं हम, नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं कि नॉर्मल केस में कोई नहीं चाहता है अपने आप को कि मैं अनस्टेबल से स्टेबल हो जाऊं, ठीक है। हर कोई चाहता है ना अनस्टेबल से स्टेबल होना, तो ऐसा नॉर्मल कंडीशन में तो हर कोई यही चाहेगा कि स्टेबल से अनस्टेबल से स्टेबल हो जाए, सही है। तो ऐसे ही वाली स्पीसीज भी चाहती है, तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा जी नेगेटिव आता है। तो ये तीन केस पूछे कि तीन केस में डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा एस क्या होगा, डेल्टा जी क्या होगा, तो ऐसा केस ढूंढो जिसमें डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा जी तीनों ही ऋणात्मक या नेगेटिव आते हैं, ऐसा ऑप्शन हमारे पास बी है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 72 पर आते हैं, डेल्टा जी। डेल्टा जी का वैल्यू क्या है प्रेशर वाली फॉर्म में, बेटा हमने इसको निकाला था एक्चुअल में, डेल्टा जी का एक्सप्रेशन जब हमने थर्मोडायनेमिक स्क्वायर से बनाया था ना, ऐसे स्क्वायर बनाया था, एस पी वी टी एच जी ए और यू, फिर हमने वहां लिखा था डी जी इक्वल्स टू वी डी पी माइनस एस डी टी, फिर हमने कांस्टेंट टेम्परेचर किया था तो जो जीरो हो गया था, तो डी जी का वैल्यू वी डी पी के इक्वल आया था। और डी जी इक्वल्स टू एक मोल गैस का वॉल्यूम V क्या होता है, आर टी अपॉन पी होता है इंटू डी पी। फिर हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया था, लिमिट लगा दी थी G1 से G2, इधर से R और T कांस्टेंट हो गया था, और इधर से dP अपॉन P P1 से P2 ये हो गया था। पूरा डेरिवेशन कराया था हमने, dg का इंटीग्रेशन g होता है, और यहाँ लिमिट लगा दिया G1 से G2, R और T बाहर, dP अपॉन P का इंटीग्रेशन ln P होता है, लिमिट लगा दिया P1 से P2, G2 माइनस G1 जिसको डेल्टा जी बोला था, आर टी एल पी टू अपॉन पी वन, सही है बेटा। अब हम इसको आगे बस P2 क्या है, फाइनल प्रेशर, फाइनल प्रेशर क्या बोला है, 2 ATM हो गया, कहाँ से हो गया, 1 ATM से हो गया, तो बस हम डेल्टा जी का वैल्यू निकाल देंगे। आर का वैल्यू क्या, आर टी ही रहने दो क्योंकि ऑप्शन है उसी के अकॉर्डिंग दिया है, एल एन को एल एन ही रहने दो, लॉग में बदलने की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन में लॉग आ रखा है, एल एन आ रखा है, ठीक है बेटा। और P2 का वैल्यू 2, P1 का वैल्यू 1, 2 बाई 1 क्या होता है 2, तो एल एन 2 आएगा बस यहाँ से, तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या हो गया, आर टी एल एन टू, और ऐसा ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, ऐसा ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन है बेटा, सही है। हाँ फिर से हमें क्या दिया है, ये बेटा किरचॉफ इक्वेशन दिया है हमको, है ना। किरचॉफ इक्वेशन में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा, डेल्टा एच टी टू माइनस
डेल्टा एच टी वन बराबर डेल्टा सी पी टी टू माइनस टी वन। हमसे क्या पूछा उसने, फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। इनिशियल टेम्परेचर 298 बोला है, इनिशियल टेम्परेचर क्या है 298, और इसने कहा कि डेल्टा एच का वैल्यू फाइनली क्या हो जाएगा, शून्य, जीरो हो जाएगा, जीरो। डेल्टा एच वन का वैल्यू क्या है, किलो जूल में दिया बेटा ये, अगर हम इसको जूल में बदल दें तो ये 16,000 जूल आ जाएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या है, तो यहाँ ये डेल्टा एच टी टू जीरो माइनस डेल्टा एच टी वन क्या है माइनस का 16,000, डेल्टा सी पी क्या आएगा, डेल्टा सी पी को हमने कहा था सी पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सी पी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कौन कौन है, सी एच फोर और सी ओ। सी एच फोर का 36 है, इसका तो 36 और 30, 36 प्लस 30 66 माइनस रिएक्टेंट का कितना है 50, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट से निकालते हैं डेल्टा सी पी, तो ये आ गया 16। तो हमने इस डेल्टा सी पी की जगह 16 रखा। टी टू हमें निकालना है, टी वन हमारा 298 है, तो माइनस ये है माइनस ये है, ये प्लस बन जाएगा, और हमारे पास कुछ ऐसा आएगा 16,000, तो ये हुआ, इधर 16 हुआ, इधर टी टू माइनस 298 हुआ, तो ये क्या हो जाएगा 16 से इसको कट करेंगे तो 1000 आ जाएगा, और ये टी टू माइनस 298 आ जाएगा। 298 भी इधर भेजोगे तो ये प्लस का बन जाएगा, और टी टू का जो वैल्यू आएगा वो 1298 केल्विन आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है ए ऑप्शन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 74 पर आते हैं। इसमें N2H2 और NH3 के लिए Cp की वैल्यू दिया है, और हम इससे क्या करें, फिर से वही बेटा किरचॉफ इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया। तो पहला काम तो आप ऐसा करो कि डेल्टा Cp ही निकाल दो। डेल्टा Cp क्या होगा, डेल्टा Cp प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन है NH3, कितने हैं दो, तो 2 इंटू 35.1 कितना हो जाएगा बेटा 70.2, ये तो हुआ प्रोडक्ट का, माइनस रिएक्टेंट में कौन है, एक N2 है 3 H2 है, N2 का ये है कितना 29.1 प्लस H2 कितने हैं बेटा 3 इंटू 28.8, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 3 इंटू 28.8 प्लस कर देंगे 29.1, फिर माइनस में से घटा देंगे 70.2, तो ये आएगा बेटा माइनस का बचेगा हमारे पास, क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या है माइनस के साइन के साथ है, और ये पॉजिटिव साइन है, तो बड़ी वैल्यू कौन सी है माइनस वाली है, तो माइनस का 45.3, इतना डेल्टा Cp आ जाएगा। और अब हमसे क्या पूछा है देखो इसने, assuming Cp to be independent, the reaction at 100 डिग्री C, पहला टेम्परेचर 25 है और फाइनल टेम्परेचर 100 डिग्री C है, और हमने टी टू माइनस टी वन कहा था बेटा, चेंज इन टेम्परेचर, उसमें कहा था टी टू माइनस टी वन, इसमें तुम डिग्री C का जो डिफरेंस होगा उतना ही वैल्यू केल्विन में भी होता है। टेम्परेचर डिफरेंस के केस में चाहे तुम वैल्यू डिग्री C में रखो या केल्विन में रखो तो वैल्यू हमें सेम ही मिलता है, क्योंकि 273 इसके साथ भी आएगा इसके साथ भी आएगा, और वो फैक्टर यहाँ माइनस साइन होने की वजह से आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो 75 केल्विन आ गया T2 माइनस T1, डेल्टा Cp भी आ गया। डेल्टा H 100 डिग्री C वाला पूछा है उसने हमसे, ठीक है, तो निकाल लेते हैं बेटा। डेल्टा H 100 डिग्री C पर माइनस डेल्टा H 25 वाला वो कितना दे रखा है माइनस का 92.2 किलो जूल में है बेटा, ठीक है। तो इसको ऐसा करते हैं, क्योंकि ये वाली वैल्यू जो डेल्टा Cp की तुमने निकाली ये तो जूल वाली थी, ये देखो मेरे ऑप्शन में, तो या तो इसको भी करो क्या किलो जूल में बदल दो, ये आएगी जूल में, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में, तो हमने इसको किलो जूल में अगर बदल दिया तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनली ऑप्शंस भी जो निकालना वो किलो जूल में ही लाना। अब हमारे पास क्या आ जाएगा ये 92.2, ठीक है बेटा। अब आके इक्वल टू आगे क्या बचा डेल्टा Cp माइनस का 45.3 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 75, ठीक है, 75 डिवाइड बाई 100
3.39 आ जाएगा, इतने का वैल्यू 3.3975। और यहाँ से क्या आएगा, माइनस और माइनस प्लस, इस प्लस वाले को भी आप इधर भेजो, ये भी आकर माइनस का हो जाएगा। तो जो हमारे पास वैल्यू आएगा डेल्टा एच 100 डिग्री सी पर, यहाँ तो हमको नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऐसा करते हैं यहाँ बना देते हैं। डेल्टा एच जो 100 डिग्री सी पर होगा वो यहाँ से बाद बेटा हम इससे यहाँ से सीधा पहुंच रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो माइनस का आया 3.3975 और ये भी इधर आकर माइनस का हो गया, माइनस का 92.2। तो ओवरऑल वैल्यू माइनस में ही आएगी बेटा, 92.2। ओवरऑल वैल्यू माइनस में ही मिली 95.59 इतना, ठीक है। किलो जूल में ही मिली, किलो जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, सही है बेटा। तो अब यहाँ से क्या हुआ, पहले के मुकाबले मैग्नीट्यूड बड़ा है ना। मैग्नीट्यूड पहले कितना था, 25 डिग्री सी पर कितना था बेटा, माइनस का 92.2। अब कितना है 100 डिग्री सी पर, माइनस का 95.59। तो मैग्नीट्यूड तो बड़ा हो गया और माइनस ने क्या बताया कि अभी भी एक्सोथर्मिक है। तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मोर एक्सोथर्मिक। आंसर क्या हो गया बेटा हमारा, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 75। ये क्वेश्चन भी हमारा कौन सा है, वही है डेल्टा सी। पहले तो बनाना सीखना पड़ेगा हमको कि जो CF2Cl CF2Cl जिनको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं बेटा, वो किससे बन सकते हैं। इसके पास दो कार्बन है, तो इसका मतलब हमको दो कार्बन लेना पड़ेगा जो कि सॉलिड होते हैं। हमको एक F2 लेना पड़ेगा, F2 गैस लेना पड़ेगा। हमको दो Cl2 भी दो F2 लेना पड़ेगा और एक Cl2 लेना पड़ेगा, ये भी गैस होता है। तो यहाँ से जो बनता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी गैस है। तो पहले तो हमें इसके लिए डेल्टा Ng निकाला। Ng में क्या हो गया, प्रोडक्ट के मोल, गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में कौन है गैस, दो ये है और एक ये है, तीन, तो ये 3 हो गया। तो यहाँ से कितना मिलेगा हमें, -2 मिलेगा। सही है बेटा। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा डेल्टा U, हमको क्या गिवन है, डेल्टा H, ठीक है। तो हमने क्या फॉर्मूला लगा दिया, डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT, और डेल्टा U इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस डेल्टा NgRT। तो डेल्टा H कितना दिया है हमको, ये दे रखा है बेटा माइनस का 900 किलो जूल, माइनस का 900 किलो जूल, माइनस फिर डेल्टा Ng कितना है तुम्हारा, माइनस का 2। आर का वैल्यू जूल में तो होता है 8.314, 8.3 दिया है इसने यहाँ पे 8.3, किलो जूल में बदलेंगे तो 10 की पावर -3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, इनटू टेम्परेचर कितना दिया बेटा, टेम्परेचर इसने दिया है 298। तो माइनस और माइनस प्लस, अब बाकी इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखते हैं बेटा कितना आएगा ये, 2 इंटू 8.3 इंटू 298 डिवाइड बाई 1000। तो ये आएगा बेटा प्लस का 4.95, तो माइनस का तो है 900, प्लस का है 4.95, तो हमारे पास माइनस का आएगा ये 895.05, ये आएगा बेटा। तो ये तो अप्रोक्स 895 बोल सकते हैं, और 895 का ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन हो गया। इसी के साथ बेटा आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि हमारे 3 सेट हो गए हैं। बाकी का भी एक और सेट अभी बचा हुआ है, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है बेटा। तो उसके साथ फिर हमारा थर्मोडायनेमिक्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं आपके लेक्चरर एग्जाम में, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में, पॉलिटेक्निक लेक्चरर एग्जाम या GIC एग्जाम, PGT का कोई भी एग्जाम, ठीक है, इवन नेट का एग्जाम में भी बेटा ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी फिर भी डाउट है तो बेटा आप हमें चैट बॉक्स में या हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम नेक्स्ट सेशन में उन आपकी जो
प्रॉब्लम्स हैं हम उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।